अब ये फुल फ्लेज आपका रिवीजन है। दिस इज ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में हमने स्टार्टिंग में सिंपल एक बात की थी, दिस इज AS 14 इज नॉट एप्लीकेबल, या आज के टाइम में इंड AS 14 है, 14 ही है सेम। इंड AS 14 इज नॉट एप्लीकेबल। उसका कारण क्या था? सिंपली वो इंड AS या AS आपके लिए किसके बारे में बात कर रहे थे कि जब वहां पर मर्जर एक्विजिशन डील फाइनल हो गई है और उसके बाद व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्रीज, हमारी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। बट हम कब के बारे में बात कर रहे हैं? मर्जर से पहले की बात है, ठीक है। तो हम वहां पर मर्जर के लिए जाएं नहीं जाएं, वी शुड गो फॉर मर्जर और नॉट, ये मर्जर एक्विजिशन डील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, क्या स्वैप रेशियो हो सकती है, क्या वहां पर आपके पास देख लीजिए मैक्सिमम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो हो सकती है, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। तो वो हम सब यहाँ पर पहले से ही करना चाहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ PPT। किसका पार्ट है? PPT का पार्ट है, जो हम मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें जो भी कैलकुलेशंस हैं, दिस इज EPS आफ्टर मर्जर, MPS आफ्टर मर्जर। अभी मर्जर नहीं हुआ है, सिर्फ हम वहां पर ऑन द टेंटेटिव बेसिस, ऑन द इक्विटेबल बेसिस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि EPS पे क्या इंपैक्ट होगा, MPS पे क्या इंपैक्ट होगा, EPS आफ्टर मर्जर क्या होगा, MPS आफ्टर मर्जर क्या होगा, बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर मर्जर क्या होगा। साथ में हमने डिस्कस किया वहां पर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर आपके पास क्या है। साथ में आपके पास देख लीजिए मैक्सिमम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, और उनमें भी डिफरेंट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहले ये चीज समझना यहां सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहां पर आपके पास जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, वो सब वहां पर बिफोर मर्जर की बात हो रही है। अभी कोई मर्जर डील फाइनल नहीं हुआ है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। PPT का पार्ट है कि जब हम नेगोशिएट कर रहे होंगे तो मुझे हर तरह की कैलकुलेशन चाहिए और पहले से वो मेरे पास पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो ये उसका पार्ट है, मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो यहां पर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई इंड AS यहां पर कोई एप्लीकेबल नहीं है, और उसका सिंपल रीजन यही है कि वो बाद में बात कर रहे हैं कि जब डील फाइनल होगी है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, और हम कब की बात कर रहे हैं? पहले की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? दिस इज योर SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर कोई लॉ नहीं है, यहाँ पर तो आपको क्या करना है, डिफरेंट बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, और जब हम नेगोशिएट करेंगे ना तो वो कैलकुलेशन पहले से ही हमारे पास होनी चाहिए। तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको ये पूरी कैलकुलेशन किसको करके देनी है? टू द मैनेजमेंट, जो वहां पर ऑन द टेबल क्या कर रहे हैं? नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे लिए मर्जर, एक्विजिशन, अमेलगेमेशन, जो भी वर्ड्स हैं, टेक ओवर है, उसका टेक्निकली कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए, बट वहां पर एक बार पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने डिस्कस किया था, दिस इज A + B = A। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज द केस ऑफ मर्जर। एक्विजिशन में वी आर सिंपली बाय आउट द स्टेक 40%, 50%, 60%, 80%, वी आर बाइंग द स्टेक। एंड द लास्ट वन, दिस इज अमेलगेमेशन, A + B = C। तो लीगल एग्जिस्टेंस जो आपके पास ओल्ड कंपनीज थी, तो वहां पर उनकी एग्जिस्टेंस अब नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था? दिस इज मर्जर, एक्विजिशन एंड अमेलगेमेशन, ठीक है। तो ये आपके पास दिस इज द इंट्रो पार्ट। साथ में हमने वहां पर कवर किए थे व्हाट आर द रीजंस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशंस के क्या रीजन है, और उसमें सिंपली आपके पास दिस इज टेक्निकली द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। तो यही आपके पास क्या है? बेनिफिट्स ऑफ मर्जर है, एंड दीज आर द रीजंस फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ पा रहे हैं? यहां पर आपके पास क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या हो रहा है? यहां पर सिंपली यहाँ पर हम आपका ऑपरेशंस बड़े हो जाएंगे, और ऑपरेशंस बड़े होंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। बेसिकली आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। और मेजर फिक्स कॉस्ट इज एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट, मेजर फिक्स कॉस्ट इज मैनेजरियल कॉस्ट। दूसरी तरफ आपके पास एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होगी। हम वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे, उनके प्रोसेस को यूज कर रहे होंगे, और उससे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी? इंप्रूव होगी। देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज पावर ऑफ मार्केट शेयर। व्हाट इज पावर ऑफ मार्केट शेयर? तो कहीं ना कहीं देख लीजिए वहां पर जैसे ही दो कंपनी मर्ज होगी तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, और मार्केट शेयर बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग वहां पर सिनेरियो आप फॉलो कर सकते हैं अगर वहां पर आपके पास क्या है? पावर ऑफ मार्केट शेयर है, ठीक है। साथ में वी हैव सम टैक्स कंसिडरेशन, टैक्स बेनिफिट्स हैं। अगर हम सिक कंपनी को ले रहे हैं तो उसके लॉस, अब हमारे लॉस, तो हम अपने प्रॉफिट से उसको क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ। टेक्निकली हमें क्या होगी? दिस इज टैक्स सेविंग्स। हमें क्या होंगी? टैक्स सेविंग्स एंड कंबाइनिंग रिसोर्सेज दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपके पास देख लीजिए जैसे रॉ मटेरियल के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट है, उसी कंपनी को हमने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। तो दिस इज कंबाइनिंग रिसोर्सेज दैट आर
कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको सीधा क्या होगा, आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, आपके मार्जिन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो दीज आर द रीजंस फॉर मर्जर एंड एक्विजिशंस। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, दिस इज योर स्वैप रेशियो, दिस इज योर शेयर एक्सचेंज रेशियो एंड दे आर डिफरेंट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो। और उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्वैप रेशियो। तो वो बेसिकली हमने अपने लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए वहां पर उस कॉन्सेप्ट को हमने वहां पर बनाया। तो वहां पर अगर आपके पास जो भी रेशियोज जिस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव बेसिस है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर रेशियो ज्यादा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और रेशियो अगर कम है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो उस केस में उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव रेशियो। और नेगेटिव रेशियो हम किसको बोल रहे हैं कि अगर रेशियो ज्यादा है तो हमारे लिए क्या है, एडवर्स है, और अगर वहां पर रेशियो कम है तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रेशियोज दिया, और पॉजिटिव नेगेटिव देने से पर्पस क्या है कि वहां स्वैप रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव पॉजिटिव रेशियोज। तो स्वैप रेशियो इज बेस्ड ऑन ईपीएस, बेस्ड ऑन एमपीएस, बेस्ड ऑन बुक वैल्यू पर शेयर, बेस्ड ऑन पी रेशियो। तो ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना पॉजिटिव हमारे लिए, और उतना ही हमें ज्यादा क्या मिलना चाहिए, स्वैप मिलना चाहिए। और अगर ये रेशियो कम है तो हमें स्वैप क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। तो व्हाट विल बी योर मॉडल, दिस इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो एंड दिस इज फॉर पॉजिटिव रेशियो। ये किसके लिए, आपके पॉजिटिव रेशियोज। तो पॉजिटिव रेशियो में दिस इज बेस्ड ऑन एमपीएस, तो दिस इज एमपीएस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर पॉजिटिव रेशियो है तो एमपीएस ऑफ टारगेट, अगर टारगेट का एमपीएस ज्यादा है तो उसको स्वैप क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा। तो इसलिए दिस इज टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग। ईपीएस, ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग, दिस इज स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस। देन दिस इज स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू में क्या होगा, देख लीजिए, एनएवी ऑफ टारगेट डिवाइड बाय एनएवी ऑफ एक्वायरिंग। और ये चीज ध्यान रखना, यहां पर हर चीज किसमें कैलकुलेट होगी, पर शेयर। तो एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, पी रेशियो बुक वैल्यू पर शेयर। तो इसमें दीज आर पॉजिटिव रेशियोज, और पॉजिटिव रेशियो में हम क्या करने वाले हैं, टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, नेगेटिव स्वैप रेशियो। नेगेटिव का यहां पर मतलब क्या है कि अगर जो भी बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है, अगर वो रेशियो ज्यादा है तो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है, और अगर रेशियो कम है तो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग एक्वायरिंग डिवाइड बाय टारगेट। तो जैसे एनपीएस है आपके पास, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज्यादा होंगे तो उस केस में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो रेशियो क्या होगी, एक्वायरिंग डिवाइड बाय टारगेट। ठीक है, तो हमें बहुत इक्विटेबल रखना है कि अगर आपकी रेशियो ज्यादा है और दिस इज ए पॉजिटिव रेशियो तो आपको स्वैप ज्यादा मिलेगी, अगर वो नेगेटिव रेशियो है तो उस केस में वहां पर आपको स्वैप क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एक्वायरिंग डिवाइड बाय टारगेट, एनपीए ऑफ एक्वायरिंग डिवाइड बाय एनपीए ऑफ टारगेट। ठीक है, अब यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने कवर किए थे, एंड द फर्स्ट वन इज दिस इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो यहां पर ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आपको जरूर रिवाइज करने हैं, उसके बाद इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर। मर्जर के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो एक्वायरिंग कंपनी के तो नंबर ऑफ शेयर्स, एक्वायरिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो वो तो सेम ही रहेंगे, साथ में एक्वायरिंग कंपनी किसको इश्यू कर रही है, टारगेट को। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्वैप रेशियो। तो दिस इज नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी इनटू ईआर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, दिस इज ईपीएस आफ्टर मर्जर। तो हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल अर्निंग किसकी होंगी, ए प्लस बी, और नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होंगे, आफ्टर मर्जर। कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल, बस अब किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज फॉर मर्ज एंटिटी। तो अर्निंग ऑफ ए, अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन, वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हम हमेशा देखेंगे कि अगर कोई मर्जर डील हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी अर्निंग्स पे क्या होगा, इंपैक्ट होगा, और उनको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अगर सिनर्जी गेन नहीं है क्वेश्चन में, वी आर एज्यूम इट एज जीरो, हम उसको क्या मानेंगे, जीरो। तो दिस इज अर्निंग ऑफ ए, अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, दिस इज नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी इनटू ईआर। ठीक है, नाउ वी हैव एमपीएस आफ्टर मर्जर, और दिस इज एमपीएस ए प्लस बी। तो हमें एमपीएस आफ्टर मर्जर निकालना है, तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बट यहां पर हमें ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में जब भी एमपीएस का नाम लेंगे तो वहां पर देखना है कि पी रेशियो के एडजस्टमेंट है या नहीं है। अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट है तो वी आर ऑलवेज यूज द पी वैल्यूएशन, एंड व्हाट इज पी वैल्यूएशन, ईपीएस इनटू पी रेशियो। तो यहां पर ईपीएस अब किसका होगा, आफ्टर मर्जर, और पी रेशियो कौन सी होगी, आफ्टर मर्जर।
ठीक है, तो देख लीजिए पी रेशियो आफ्टर मर्जर इज गिवन, याद रखना ये पी रेशियो कौन सी है, आफ्टर मर्जर, बिफोर मर्जर से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर पी रेशियो आफ्टर मर्जर गिवन है, भले ही उन्होंने ये लिखा हो बिफोर मर्जर एंड आफ्टर मर्जर विल रिमेन सेम, तो उसका मतलब क्या है, आफ्टर मर्जर की है हमारे पास पी रेशियो, और उस केस में क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस ए प्लस बी, दिस इज ईपीएस ए प्लस बी इंटू पी रेशियो ए प्लस बी। बट अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट नहीं है तो कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, मार्केट वैल्यू अप्रोच। तो दिस इज टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब मार्केट वैल्यू किसकी होगी, ए प्लस बी, और नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होंगे, आफ्टर मर्जर, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ ए, मार्केट वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी इनटू ईआर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज इक्विवेलेंट ईपीएस एंड इक्विवेलेंट एमपीएस। अब टारगेट कंपनी के शोल्डर्स देखना चाहेंगे ना कि आफ्टर मर्जर देख लीजिए, हमें वहां पर अगर हमने कोई ईपीएस वहां पर छोड़ा है, फॉरगॉन किया, तो उसके बदले में हमें कितना ईपीएस मिल रहा है, और उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ईपीएस। हम अपना मार्केट प्राइस छोड़ रहे हैं, उसके बदले में हमें टारगेट एक्वायरिंग कंपनी में कितना मार्केट प्राइस पर शेयर मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज इक्विवेलेंट एमपीएस। तो वो ध्यान रखना यहां पर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट ईपीएस एंड एमपीएस, कि हमें वहां पर अपना देख लीजिए शेयर प्राइस छोड़ना पड़ रहा है, अपने ईपीएस छोड़ना पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट हमें कितना नई कंपनी में, जो आपके पास नई कंपनी है आफ्टर मर्जर जो कंपनी है, उसमें आपको कितना शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज योर इक्विवेलेंट ईपीएस और द इक्विवेलेंट एमपीएस, सिंपली जो नई ईपीएस है उसमें आपका कितना शेयर है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्वैप ratio. So this is EPS after merger into exchange ratio, and what is equivalent MPS? This is MPS after merger into exchange ratio. ठीक है, तो सिंपल पॉइंट था, पहले मेरा EPS 5 रुपए था, उसको छोड़ के मुझे अब नई कंपनी में कितना EPS मिल रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्वैप रेशियो, क्योंकि वहां आपके पास एक शेयर था और यहां पर किसके अकॉर्डिंग होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्वैप रेशियो। तो अगर पहले आपकी EPS 5 रुपए थी और नई कंपनी में EPS आफ्टर मर्जर आई 10 रुपीज, क्या आपको 10 मिलेंगे पूरे, नहीं मिलेंगे, कितना मिलेगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर स्वैप रेशियो। अगर स्वैप रेशियो इज 0.5 तो आपको कितना मिलेगा, 0.5, अगर स्वैप रेशियो 0.6 है तो कितना मिलेगा, 0.6। ठीक है, और उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कितना गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बिफोर और आफ्टर में क्या करेंगे, कंपैरिजन, और उससे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, गेन एंड लॉस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म और द मार्केट वैल्यू ए प्लस बी। अब मुझे मार्केट वैल्यू ए प्लस बी निकालनी है, मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर निकालनी है। तो हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होंगे, ए प्लस बी, और मार्केट प्राइस पर शेयर कौन सा होगा, ए प्लस बी, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। देख लीजिए, सेकेंड ऑल्टरनेटिव यहां पर क्या है कि अगर आपको वहां पर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ ए, मार्केट वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन। बट याद रखना, अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट है तो सिर्फ कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज होगा, ऑल्टरनेटिव 1। ये स्टार पॉइंट था, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखवाया था आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट है तो फिर ये यूज हो सकता है, फिर ये वाला यूज नहीं होगा। Now the next concept, we have a concept of maximum exchange ratio and the minimum exchange ratio. Maximum exchange ratio का concept किसके लिए था, this is for acquiring company. Acquiring company के शोल्डर क्या चाहते हैं, कम से कम देना, तो हम उनके लिए क्या कैलकुलेट कर लेंगे, what will be his maximum limit, उनकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, टेक्निकली वो उनका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो और द मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, दिस द मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट, एग्जाम में बहुत बार टेस्ट होता है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्वायरिंग कंपनी एंड द मिनिमम एक्सचेंज रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी के शोल्डर क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेना, तो हम उनके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, उनकी मिनिमम लिमिट्स क्या है। ठीक है, एंड अगेन टेक्निकली दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स एंड फॉर द टारगेट कंपनी शोल्डर्स। ठीक है, अब यहां पर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है, तो वी हैव ए बेसिस ऑफ कैलकुलेशन एंड द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज ईपीएस एंड एमपीएस। और एमपीएस में आपके पास दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, एक एडजस्टमेंट पी रेशियो की है और दूसरे में पी रेशियो एडजस्टमेंट नहीं है। तो इफ पी रेशियो आफ्टर मर्जर इज गिवन, इफ पी रेशियो आफ्टर मर्जर इज नॉट गिवन, पी रेशियो आफ्टर मर्जर अगर गिवन है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, ईपीएस इंटू पी रेशियो, और अगर वहां पर पी रेशियो की एडजस्टमेंट नहीं है तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, मार्केट वैल्यू अप्रोच। बस वो ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू अप्रोच। तो सबसे पहले दिस इज द बेसिस इज ईपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, एंड दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर एक्वायरिंग कंपनी एंड दिस इज टेक्निकली द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स। ठीक है,
तो वहां पर बेसिस क्या है, ईपीएस है, और एक्वायरिंग कंपनी के शोल्डर क्या सोच रहे होंगे, हमारा ब्रेक इवन क्या होगा, पहले जितना ईपीएस था आफ्टर मर्जर भी कितना हो जाए, कम से कम उतना ही हो जाए. दिस इज ईपीएस बिफोर मर्जर इक्वल टू ईपीएस आफ्टर मर्जर. दिस इज ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड इक्वल टू ईपीएस ए प्लस बी. एंड हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस ए प्लस बी, ये देख लो ईपीएस ए कौन सा होगा, बिफोर मर्जर, याद रखना वो कौन सा होगा, बिफोर मर्जर. एंड दिस इज ईपीएस आफ्टर मर्जर. एंड हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस आफ्टर मर्जर, अर्निंग ऑफ ए, अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर. और उसमें किसको सॉल्व कर लेंगे, स्वैप रेशियो को, एक्सचेंज रेशियो को. तो दिस इज नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी इनटू ईआर एंड सॉल्व फॉर ईआर. तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, दिस इज योर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एंड द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज EPS. On the same ground, minimum exchange ratio, and this is always calculated for target company. Target company के shoulders के लिए हम calculate कर रहे हैं. This is technically the break even point for the target company shoulders. And basis of calculation is EPS. तो उसके शोल्डर क्या सोच रहे होंगे, टारगेट कंपनी के शोल्डर क्या सोच रहे होंगे, पहले जितना मेरा ईपीएस था बाद में भी नई कंपनी में उसके इक्विवेलेंट क्या मिल जाए, ईपीएस मिल जाए. दिस इज ईपीएस बिफोर मर्जर इक्वल टू इक्विवेलेंट ईपीएस after merger. This is EPS of B limited is equal to EPS A plus B into ER. And again we have to solve for ER. And EPS A plus B कैसे निकालते हो, earning of A, earning of B plus synergy gain, number of A, number of B into ER into ER and solve for ER. कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला गलती से भी याद मत कर लेना, सिर्फ कंडीशन है EPS बिफोर मर्जर इक्वल टू EPS आफ्टर मर्जर, EPS बिफोर मर्जर इक्वल टू इक्वल EPS आफ्टर मर्जर. खत्म सर, ठीक है. दूसरी तरफ आपके पास वहां पर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्या है, एमपीएस. तो एक्वायरिंग कंपनी के शोल्डर क्या सोच रहे होंगे, बेस्ड ऑन एमपीएस, पहले जितना एमपीएस था बाद में भी कम से कम कितना रहे, उतना ही रहे. तो दिस इज एमपीएस बिफोर मर्जर इक्वल टू एमपीएस आफ्टर मर्जर. दिस इज एमपीएस ऑफ ए इक्वल टू एमपीएस ए प्लस बी. और एमपीएस ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, अब देखना पड़ेगा या तो पी रेशियो की एडजस्टमेंट है या नहीं है. अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट है तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, EPS into P ratio. And again EPS कैसे निकालोगे, अर्निंग ऑफ A, अर्निंग ऑफ B प्लस सिनर्जिक गेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B into ER into P ratio and solve for ER. तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. और याद रखना कोई शॉर्टकट मत लगाना, जो लोग शॉर्टकट करके जा रहे थे ना, तो पिछले एग्जाम में उनका शॉर्टकट निकल गया सर बार, ठीक है. तो मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या करा रहे हैं इसमें, शॉर्टकट करा रहे हैं. और जो शॉर्टकट करा रहा था ना, तो पूरा सर 12 या 15 नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन था, वो निकल गया सर, ठीक है. तो जिन लोगों ने वहां पर नवंबर 18 में एग्जाम दिया उनको पता है कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन आया था, अब वो चला गया उनका, क्योंकि जिन्होंने शॉर्टकट पढ़ा था सिर्फ, और शॉर्टकट पढ़ा था तो वो चलना ही नहीं था वहां पर, ठीक है. तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, काफी लोग यहाँ शॉर्टकट करते हैं और कि भाई ये तो शॉर्टकट तरीके से आ रहा है, सब आंसर मैच हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा चेंज किया, सब शॉर्टकट निकल गए सर, ठीक है. तो इसलिए ध्यान रखना, मैं इस पे स्पेशली से बोल रहा हूं, लोग शॉर्टकट करके जाते हैं और शॉर्टकट फिर एग्जाम में हो सकता है चले ना चले. आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट लेके जाना है, और कॉन्सेप्ट लेके गए तो एक क्वेश्चन कभी फंसेगा ही नहीं, ठीक है, कंफर्म है. तो ध्यान रखना, देख लीजिए, दिस इज एमपीएस बिफोर मर्जर इक्वल टू एमपीएस आफ्टर मर्जर. और एमपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस इनटू पी रेशियो. तो ये आपके बाद देख लीजिए, दिस इज फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एंड दिस इज फॉर एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स. ऑन द सेम ग्राउंड मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, और वहां पर किसके लिए कैलकुलेट हो रही है, दिस इज फॉर टारगेट कंपनी शोल्डर्स. और टारगेट कंपनी के शोल्डर्स क्या सोच रहे होंगे, पहले जितना एमपीएस था बाद में भी उसके इक्विवेलेंट क्या मिल जाए, सेम एमपीएस मिल जाए. दिस इज एमपीएस बिफोर मर्जर इक्वल टू इक्विवेलेंट एमपीएस आफ्टर मर्जर. एंड दिस इज एमपीएस ऑफ बी लिमिटेड इक्वल टू एमपीएस ए प्लस बी इनटू ER. और एमपीएस के लिए क्या एडजस्टमेंट है, अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, ईपीएस इनटू पी रेशियो इनटू ER and solve for ER. Earning of A, earning of B plus synergy gain, number of A, number of B into ER into P ratio into ER. ठीक है. तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, देख लीजिए, दिस इज योर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एंड द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज एमपीएस. ठीक है. अगर वहां पर सेम पॉइंट है, अगर पी रेशियो की एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, market value approach, market value of A, market value of B plus synergy gain divided by total number of shares after merger, number of A, number of B into ER. खत्म सर. तो देख लो, अगर P रेशियो की एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, मार्केट वैल्यू अप्रोच. इसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू अप्रोच.
दूसरी तरफ आपके पास सेम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, और अगर वहां पर पी रेशियो की एडजस्टमेंट नहीं है तो एमपीएस इंटू ईआर है, और एमपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, मार्केट वैल्यू अप्रोच। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेके जाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, एंड दिस इज गेन एंड लॉस। तो गेन एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले जो आपको माइंड में रखना है वो क्या है, गेन एंड लॉस हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा, सेपरेटली, ठीक है। सेपरेटली फॉर द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स एंड सेपरेटली फॉर द टारगेट कंपनी शोल्डर्स, कंबाइंड कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने कराया उसी को फॉलो करना, डू नॉट फॉलो द आईसीएस सॉल्यूशन, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, समझ पा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यू शुड फॉलो द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो हमने फॉलो किया है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन देखोगे और मैं गारंटी ले सकता हूं कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उनके सॉल्यूशन के हिसाब से। तो उसका कारण है कि वो कॉपी पेस्ट है और इसकी वजह से आपको वहां प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं ये बात, तो आप ध्यान रखना यहां पर गेन एंड लॉस, समझ पा रहे हैं, गेन एंड लॉस। गेन एंड लॉस का क्या मतलब है, अब एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी के शोल्डर सोच रहे हैं कि देखो तो वहां पर गेन कितना है, लॉस कितना है, अगर हम वहां पर मर्जर कर रहे हैं तो कितना गेन और लॉस है, ठीक है। अगेन गेन एंड लॉस में क्या आएगा, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। तो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन कैन बी ईपीएस, कैन बी एमपीएस और कैन बी मार्केट वैल्यू, बट ध्यान क्या रखना है, वहां पर सेपरेटली कैलकुलेट होगा। याद रखना, ए लिमिटेड के शोल्डर्स के लिए अलग और बी लिमिटेड के शोल्डर्स के लिए अलग। एंड हाउ टू कैलकुलेट गेन एंड लॉस, बिफोर और आफ्टर में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो दिस इज ईपीएस, एमपीएस, मार्केट वैल्यू, बिफोर और आफ्टर में क्या करना है सर, कंपैरिजन। तो दोनों में वहां पर कंपैरिजन करना है। तो एक्वायरिंग कंपनी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर मर्जर, आफ्टर मर्जर, ईपीएस, एमपीएस और द मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। और बी लिमिटेड के लिए क्या यूज होगा, इक्विवेलेंट। क्या यूज होगा, इक्विवेलेंट ईपीएस, इक्विवेलेंट एमपीएस, और मार्केट वैल्यू जब निकालेंगे तो सिर्फ कौन सा निकालेंगे, बाद में उसका कितना शेयर है, समझ पा रहे हैं, नई मार्केट वैल्यू में उसका कितना शेयर है। तो दिस इज मार्केट वैल्यू ए प्लस बी में उसका कितना शेयर है, कैसे निकालोगे, एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो नहीं निकालेंगे, मैं बेटर है कि आप पता किसको फॉलो करो, परसेंटेज होल्डिंग। किसको फॉलो करो, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरह की इंफॉर्मेशन है, बट उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेशियो में भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा हमें कैलकुलेशन में कि वहां पर एक्वायरिंग कंपनी का उसमें कितना शेयर है और बी लिमिटेड के शेयरहोल्डर्स का कितना शेयर है। अब वो एक्सचेंज रेशियो से भी निकाल सकते हैं, वो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से भी निकाल सकते हैं, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बिफोर और आफ्टर में क्या करना है सर, कंपैरिजन करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन द न्यू कंपनी। तो एक्वायरिंग कंपनी के शोल्डर्स क्या देखना चाहते हैं, हमारी अब कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है इन द न्यू एंटिटी, और टारगेट कंपनी के शोल्डर्स भी देखना चाहते हैं कि अब वहां पर नई कंपनी में हमारी कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, हमारे पास कितने शेयर हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो एक्वायरिंग कंपनी के शोल्डर्स के पास कितने शेयर्स हैं, दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, और बी लिमिटेड के शोल्डर्स को कितने शेयर इश्यू किए हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो क्या निकल के आ जाएगी, दिस इज परसेंटेज ऑफ होल्डिंग फॉर ए लिमिटेड शोल्डर्स एंड फॉर द बी लिमिटेड शोल्डर्स, दिस इज आफ्टर मर्जर। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी डिस्कस किया था। हाउ टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, हमें वो शेयर्स की वैल्यू चाहिए जो मार्केट में क्या है, फ्रीली अवेलेबल है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। तो कौन से शेयर्स आपके पास फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है, दिस इज प्रोमोटर्स होल्डिंग, मैनेजमेंट होल्डिंग, गवर्नमेंट होल्डिंग, स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स। तो टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर्स में से क्या माइनस कर देंगे, ये सब होल्डिंग्स माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आएंगे, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एमपीएस से। तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एमपीएस निकालने के दो मेथड हैं, पहला टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और दूसरा आपके पास क्या है, फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स। खत्म, ये रहा सर, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट से जाना है। नाउ द नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट फेज में क्या था, कैश टेक ओवर। और कैश टेक ओवर में आपके पास देख लीजिए, दिस इज शेयर टू कैश बेसिस, और मैंने उसका रीजन भी बताया था क्यों शेयर टू कैश है, क्योंकि मुझे लग रहा है कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है, तो मैं उनको कुछ भी शेयर देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं कह रहा हूं आप कैश लो और जाओ यहां से,
ठीक है। तो अब मैं वहां पर आपका कोई शेयरिंग नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे पता है द कंपनी इज वेरी हाई ग्रोथ कंपनी, दिस इज एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, तो वहां लग रहा है दिस इज वेरी हाई ग्रोथ कंपनी, हम क्यों उनके साथ प्रॉफिट शेयर करें, ठीक है। तो उनको हम वहां पर कैश पे कर रहे हैं, कुछ प्रीमियम क्या कर देंगे, पे कर देंगे, और उसके बाद देख लीजिए पूरी कंपनी किसकी है, हमारी है, ठीक है। कब शेयर टू शेयर दे रहे हैं, जब वहां पर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद पता चल रहा है कि जो वो कह रहे हैं ना सिनर्जिक बेनिफिट, उतना सिनर्जिक बेनिफिट दिख नहीं रहा है प्रैक्टिकली, तो हम कह रहे हैं ठीक है आप हमारे साथ क्या बनो, पार्टनर बनो। तो हम उनको क्या दे रहे हैं, स्वैप दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, स्वैप रेशियो दे रहे हैं। बट अगर मुझे लग रहा है कि कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है, वहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर आपको क्या होने मिलने वाली है, हाई ग्रोथ मिलने वाली है, तो उस केस में हम उनको क्या देंगे, कैश, ठीक है। तो वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कब शेयर टू शेयर बेसिस है और कब शेयर टू कैश बेसिस है। तो देखिए सर, सबसे पहले कैश टेक ओवर, और कैश टेक ओवर में क्या हो रहा है देख लीजिए, वहां पर हम दो कैलकुलेशन फिर वहां सीखेंगे, ईपीएस आफ्टर मर्जर एंड एमपीएस आफ्टर मर्जर। तो ध्यान से देखना सर, ईपीएस आफ्टर मर्जर, ईपीएस आफ्टर मर्जर में दो केस हैं, इफ द कैश इज पेड फ्रॉम बोरोड कैपिटल एंड इफ कैश इज पेड फ्रॉम बिजनेस इटसेल्फ, ठीक है। तो जो हम कैश पे कर रहे हैं, बोरो करके पे कर रहे हैं, और दूसरा है कि कैश पे कहां से कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में से। तो बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब हम अर्निंग्स निकालेंगे, अर्निंग्स आफ्टर मर्जर निकालेंगे, तो जो ये हम कैश पे कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैश पेड माइनस नहीं होगा, क्या माइनस होगा, उसकी कॉस्ट माइनस होगी। और कोई हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। एक्वायरी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 10 लाख से, तो आफ्टर मर्जर भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, 10 लाख, क्योंकि नई कोई इक्विटी इश्यू नहीं हो रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। तो देखिए सर, ईपीएस आफ्टर मर्जर इन केस ऑफ कैश टेक ओवर एंड द कैश इज पेड फ्रॉम बोरोड कैपिटल, ठीक है। तो बोरोड मनी से उन्होंने किया, तो बोरोड किया तो बैंक से बोरो किया होगा, एंड बोरो करने में कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट, एंड इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो क्या कर देंगे, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, कहां से माइनस कर देंगे, टोटल अर्निंग्स में से। तो दिस इज अर्निंग ऑफ ए, अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, और डिनोमिनेटर में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स किसके आएंगे, ए के आएंगे, क्योंकि यहां पर हम कोई इक्विटी इश्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास अगर हमने अपने बिजनेस से दे दिया, तो जो हम कैश पे कर रहे हैं उसकी क्या ले लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी क्या होती है, आफ्टर टैक्स होती है, तो उसको दोबारा आफ्टर टैक्स नहीं करेंगे। तो दिस इज अर्निंग ऑफ ए, अर्निंग ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन माइनस कैश पेड इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ किसके आएंगे, ए के आएंगे। तो दिस इज ईपीएस आफ्टर मर्जर इन केस ऑफ कैश टेक ओवर। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज एमपीएस आफ्टर मर्जर, एंड एमपीएस आफ्टर मर्जर है तो आपके पास किसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, पी रेशियो। एंड हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस आफ्टर मर्जर इफ पी रेशियो एडजस्टमेंट इज गिवन, ईपीएस इनटू पी रेशियो। और ईपीएस कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने सीखा है, इफ कैश इज पेड फ्रॉम बोरोड कैपिटल एंड इफ कैश इज पेड फ्रॉम बिजनेस इटसेल्फ। अब नेक्स्ट आपके पास देख लीजिए, पी रेशियो आफ्टर मर्जर इज नॉट गिवन, अगर वो गिवन नहीं है तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट एमपीएस, मार्केट वैल्यू अप्रोच। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ए, मार्केट वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी गेन। अब वहां पर देख लो जो हमने कैश पे किया वो सीधा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस इज द स्टार पॉइंट, तो वो कैश पेड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर सिर्फ कितने आएंगे, नंबर ऑफ ए, क्योंकि कोई इक्विटी इश्यू नहीं हो रही है। तो दिस इज योर एमपीएस आफ्टर मर्जर इफ देख लीजिए पी रेशियो एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन एंड दिस इज अ केस ऑफ कैश टेक ओवर, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, दिस इज रिलेटेड टू कैश टेक ओवर। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था परचेज प्राइस प्रीमियम। व्हाट इज परचेज प्राइस प्रीमियम, कि हम उसको कितना प्रीमियम क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। अगर आज एमपीएस ऑफ टारगेट इज 100 और हम उसको कितना ऑफर कर रहे हैं, 120, तो व्हाट इज आवर प्रीमियम अमाउंट, 20 रुपीज, बट प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। तो उस केस में क्या होगा देख लीजिए, चेंज डिवाइड बाय बेस, और चेंज क्या है आपके पास, ये रहा सर चेंज, दिस इज 120 माइनस 100 एंड बेस इज 100, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, परचेज प्राइस प्रीमियम। अब जो ध्यान रखना है ना वो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर वहां शेयर टू शेयर बेसिस है तो शेयर टू शेयर बेसिस में जब स्वैप रेशियो निकालोगे बेस्ड ऑन एमपीएस, तो एमपीएस ऑफ टारगेट 100 नहीं लेंगे, अब कितना लेंगे, 120, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब अब जब स्वैप रेशियो कैलकुलेट होगा ना, वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑफर प्राइस, नॉट द एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी। तो हम करते हैं ना, दिस इज टारगेट डिवाइड बाय एक्वायरिंग, स्वैप रेशियो निकालते हुए, और जब हम टारगेट एमपीएस ऑफ टारगेट लेंगे वो कितना लेंगे, ऑफर प्राइस, और वो कितना है, 120 है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना यहां पर कि वहां पर क्या यूज करेंगे, ऑफर प्राइस इंस्टेड ऑफ एमपीएस ऑफ टारगेट कंपनी, क्योंकि अब हमने उसको ऑफर दे दिया 120, तो स्वैप किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी,
120 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, दिस इज योर परचेज प्राइस प्रीमियम। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज परचेज कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो दिस इज योर अकाउंटिंग पार्ट की वहां पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, परचेज करने का कंसिडरेशन, दिस इज परचेज कंसिडरेशन, और या हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सिंपली है, ध्यान से वहां पर जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था सर। अब देखो ये बैलेंस शीट हमारी है, एसेट्स तो हमने ले ली, अब लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पे ऑफ, और जो भी हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो अब उसको देख लीजिए, उनके इक्विटी शेयरहोल्डर्स को हम अपनी इक्विटी क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। देख लो, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय ए टू बी। अब उनके डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को हम अपने प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। तो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यूड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। अब उनकी लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। करंट लायबिलिटीज पेड और टेकन ओवर। अब साथ में वहां पर मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होंगे, तो एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मर्जर एंड एक्विजिशन, लीगल चार्जेस, जो भी वहां पर एक्विजिशन चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, देख लीजिए, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। अब यहां पर दो चीजें स्पेशल थी। पहली चीज स्पेशल क्या थी, किसी को मुझे वहां पर देख लीजिए 1000 करोड़ देना है, और साथ में देख लीजिए उनकी बैलेंस शीट में कितना है, 100 करोड़ का क्या है, कैश है। तो 1000 देना है, 100 लेना है, तो हम उसको नेट ऑफ करेंगे। तो यहां से क्या लेस करेंगे, कैश एंड बैंक। समझ पाने, क्या लेस करेंगे, कैश एंड बैंक और द कैश इन हैंड, ठीक है। साथ में अब ये एसेट मेरी है ना सर, अब इस एसेट में से कुछ एसेट मेरे यूज की नहीं है, मैंने उसको क्या करा, आउटराइट सेल किया। आउटराइट सेल मतलब वहां पर जैसे मिली हमने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। हमारे बिजनेस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं थी। तो क्या होगा सर, मेरी कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें से क्या लेस करेंगे, सेल ऑफ एनी अदर एसेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ध्यान से देखना, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। करंट लायबिलिटीज पेड और टेकन ओवर आएगा ही आएगा, कोई एडजस्टमेंट हो या ना हो। अगर डिवेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर डिवेंचर परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, याद रखना। बट अगर करंट लायबिलिटीज पेड और टेकन ओवर लिखा है, नहीं लिखा है, वो पे ऑफ होगा ही होगा। दूसरा, कैश एंड बैंक के बारे में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, आपको वो लेस करना ही करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। लास्ट पॉइंट क्या था कि सेल ऑफ एनी अदर एसेट्स की एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है तभी वो माइनस होगा, अदरवाइज वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहां पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट था क्वेश्चन में, वी हैव टू डिवाइड द एमपीएस इनटू ईपीएस एंड पी कंपोनेंट, एंड फर्दर वी हैव टू डिवाइड ईपीएस इनटू बुक वैल्यू पर शेयर एंड आरओई। तो ये पॉइंट हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी किया था, और सेम पॉइंट यहां पर कहां पर है, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो वी हैव टू डिवाइड एमपीएस इनटू ईपीएस एंड पी रेशियो, देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, पी वैल्यूएशन, एंड फर्दर ईपीएस इनटू बुक वैल्यू एंड आरओई। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, दिस इज द इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड, और उस पर जो रिटर्न आ रही है वो क्या होगी, ईपीएस ही होगी। समझ पा रहे, वो ऑलवेज क्या होगी, ईपीएस ही होगी। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एमपीएस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर मैक्सिमम एमपीएस एंड मिनिमम एमपीएस, और इस बार के एग्जाम में भी इससे पॉइंट था सर, समझ पा रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम एमपीएस, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम एमपीएस का क्या कॉन्सेप्ट था कि वहां पर देख लीजिए, एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को कितना मैक्सिमम या मिनिमम एमपीएस क्या करेगी, ऑफर करेगी। तो दिस इज द ऑफर प्राइस पेड बाय द, देख लीजिए, दिस इज द ऑफर प्राइस पेड बाय ए टू बी, ठीक है। तो वहां पर हम कितना मिनिमम ऑफर कर सकते हैं या कितना मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ेगा। तो हम उसको मिनिमम कितना ऑफर कर सकते हैं, जितना उसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ टारगेट कंपनी। उससे कम करोगे तो वो कहेगा नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो बहुत क्लियर है ना, अगर उसका मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपीज है, टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो आपको कम से कम कितना ऑफर करना पड़ेगा, 100 रुपीज। आप अगर 90 ऑफर करोगे तो वो कहेगा भाई 100 तो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। कितना मैक्सिमम ऑफर कर सकते हो, आप कहोगे जो आपकी वैल्यू वो ले लो, साथ में डील में जो सिनर्जिक बेनिफिट अराइज हो रहा है वो भी आप ले लो, और दोनों को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफर्ड बाय एक्वायरिंग कंपनी टू द टारगेट कंपनी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बट आपको ध्यान रखना है कि वहां पर एक तो हम उसका प्राइस ऑफर करेंगे, साथ में जितना भी सिनर्जिक बेनिफिट अराइज होगा वो भी हम उसको क्या करेंगे, पे ऑफ। क्या अपनी वैल्यू में से कुछ देंगे, नहीं सर, अपनी वैल्यू में से हम कुछ देने वाले नहीं है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एमपीएस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय ए टू बी,
दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी, और पर शेयर निकालना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो देख लीजिए दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इतना ऑफर करना ही पड़ेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, दिस इज पर शेयर, और मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकते हैं, जितना उसका इक्विटी का वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी। हम कहेंगे भाई आप सिनर्जी भी रख लो, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट वी शुड पे टू द टारगेट कंपनी। हम कितना दे सकते हैं, बस यही है सर, इससे ज्यादा हम देने वाले नहीं है, अपनी वैल्यू में से हम कुछ भी पे ऑफ नहीं करेंगे। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ मैंने लिखने के लिए लिखा हुआ है, कहीं पर ये फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिए हैं जिससे आप थोड़ा सा माइंड में रख सकें, अदरवाइज कोई वहां पर फॉर्मूला नहीं है, ना आपको फॉर्मूला याद करना है, सिंपल सोचना है हम उसको मिनिमम कितना ऑफर करेंगे जितनी उसकी वैल्यू है, मैक्सिमम कितना ऑफर करेंगे जितनी उसकी वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ सिनर्जी, खत्म। Now the next one, this is EPS after merger when synergic gain is given in the question। तो अब synergic gain दो तरह से given हो सकता है, या तो absolute amount में हो सकता है या परसेंटेज में। एब्सोल्यूट अमाउंट है तो एब्सोल्यूट अमाउंट ऐड कर देंगे, उन्होंने कहा synergic gain is 2 lakhs तो ऐड कर देंगे, उन्होंने कहा synergic gain is 5% तो दोनों का अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी का कितना ऐड कर देंगे, 5%, ठीक है। तो दिस इज योर, देख लीजिए दिस इज 1 प्लस synergic gain एंड दिस इज प्लस सिनर्जी गेन। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, अर्निंग ऑफ ए प्लस अर्निंग ऑफ बी, और देख लीजिए इन दोनों का कितना ले लेंगे, देख लीजिए जो भी 5% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ अगर 5 लाख दे दिया तो सीधा 5 लाख क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ईपीएस आफ्टर मर्जर इफ सिनर्जिक गेन इज गिवन इन परसेंटेज और इन अमाउंट। अब सेकंड पॉइंट यहां पर इसी के साथ लिंक था कि सिनर्जिक गेन दिस इज इन टर्म्स ऑफ फंडिंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो सिनर्जिक गेन इन टर्म्स ऑफ फंडिंग क्या होगी, कि वहां पर देख लीजिए पहले वहां पर आपके पास अर्निंग ऑफ ए था 10 लाख, अर्निंग ऑफ बी था 5 लाख, और अर्निंग ए प्लस बी पता कितना हो गया, दिस इज 20 लाख। तो व्हाट इज योर सिनर्जिक गेन, दिस इज 5 लाख एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। व्हाट इज सिनर्जिक गेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, पहले मार्केट वैल्यू ऑफ ए था 50 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ बी था आपके पास 20 लाख एंड मार्केट वैल्यू ए प्लस बी पता कितना हो गया, 100 lakhs। तो व्हाट इज योर सिनर्जिक गेन, 30 lakhs, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल, मार्केट वैल्यू ऑफ ए मार्केट वैल्यू ऑफ बी, देख लीजिए 50 lakhs प्लस 20 lakhs 70 lakhs, और ये कितना है 100 lakhs। तो व्हाट इज योर सिनर्जिक गेन, दिस इज 30 lakhs। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको सोचना है। तो हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग ए प्लस बी माइनस अर्निंग ऑफ ए अर्निंग ऑफ बी, याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। मार्केट वैल्यू ए प्लस बी माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बी। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानेंगे, इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, दिस इज द मार्केट इंटरप्रिटेशन। मैं कह रहा हूं सिनर्जी गेन इज 5 लाख तो वो अर्निंग्स के टर्म्स में नहीं है, हमेशा किस टर्म्स में है, मार्केट वैल्यू में है, जब तक वो स्पेशली ना बोले दिस इज सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। याद रखना, क्योंकि सिनर्जी गेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस टर्म्स में है, मार्केट वैल्यू टर्म्स में ही है, कि हमें कितना वैल्यू में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एंड दिस इज योर सिनर्जिक गेन। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अटैच है, और इस बार फिर क्वेश्चन था एग्जाम में सर, ठीक है। तो न्यू कोर्स में आपके पास क्वेश्चन आया, दिस इज फ्रॉम कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर, दिस इज इन May 2019, ठीक है। तो वहां पर मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी आ सकता है। आप पूरा चैप्टर करके गए, लास्ट का पॉइंट छोड़ दिया आपने, और लास्ट का पॉइंट छोड़ दिया तो एग्जाम में वही आ गया सर, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी आप छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको सेटबैक होगा ही होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको वो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही, पूरा ना मिले थोड़ा बहुत मिले। और जब ये अब की बार कॉन्सेप्ट आया ना सर, तो वहां पर आपके पास देख लीजिए उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा, लैंग्वेज में पूछा, आपको खुद जज करना था कि वहां पर क्या कैलकुलेट करना था, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर, ठीक है। तो वो हमें निकालना था वहां पर। तो देख लीजिए कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर, और दोनों केस पूछे उन्होंने, when the merger is financed by cash and when the merger is financed by stock, ठीक है। तो देखिए सर, सबसे पहले when the merger is financed by cash, कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, एक्वायरिंग कंपनी क्या पे कर रहा है, कैश। तो व्हाट इज द कॉस्ट टू द ए लिमिटेड, तो याद रखना दिस इज ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हम जो ये करने वाले हैं वो क्या है, ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। व्हाट इज ट्रू कॉस्ट, कि इन रियल सेंस मुझे सही में कितनी कॉस्ट लगी, तो दिस इज टेक्निकली गिव एंड टेक एनालिसिस, ठीक है। तो मैंने ये दिया और बदले में भी तो मिला,
ऐसा थोड़ी है कि खाली हमने सिर्फ पे किया है, बाद बदले में उसके अगेंस्ट भी तो मुझे क्या मिला है, देख लीजिए वहां पर वैल्यू मिली है। तो व्हाट इज द कॉस्ट टू ए लिमिटेड, दिस इज मर्जर इज फाइनेंस बाय कैश, तो उस केस में हम कैश पे कर रहे हैं, तो दिस इज कैश पेड टू बी, और बदले में क्या मिल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ बी रिसीव्ड। तो देख लीजिए दिस इज द रियल कॉस्ट, दिस इज द ट्रू कॉस्ट टू ए लिमिटेड। व्हाट इज द बेनिफिट टू ऑफ मर्जर, एंड दिस इज ऑलवेज सिनर्जी गेन, एंड द सिनर्जी गेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, भूलना मत, सिनर्जिक गेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, ए प्लस बी माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बी, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल क्या देखना है, सिनर्जिक गेन, ठीक है। एंड द लास्ट वन नेट बेनिफिट, व्हाट इज नेट बेनिफिट, उसको क्या बोलते हैं, एनपीवी, दिस इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट। अब अगर मर्जर इन टर्म्स ऑफ क्या है, देख लीजिए मर्जर इज फाइनेंस बाय स्टॉक है, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कैश की जगह क्या कर रहे हैं, नई मार्केट वैल्यू में क्या दे रहे हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है, सब कुछ क्या है, सेम है, ठीक है। तो देख लीजिए जो इसके लिए कॉस्ट है वही टारगेट कंपनी का क्या है, बेनिफिट है, वही क्या है, नेट बेनिफिट है। वो कैश पे कर रहा है और वो कैश रिसीव कर रहा है, दिस इज कैश रिसीव्ड माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ बी सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, दिस इज ट्रू कॉस्ट एंड ट्रू बेनिफिट ऑफ मर्जर टू द एक्वायरिंग कंपनी शोल्डर्स एंड फॉर द टारगेट कंपनी शोल्डर्स। तो यहां पर सिर्फ चेंज क्या आएगा, अगर वहां कैश की जगह क्या है, स्टॉक है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ए प्लस बी, नई मार्केट वैल्यू ए प्लस बी में आप क्या दे रहे हो, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, और सब कुछ सेम है, देख लीजिए बदले में क्या मिल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ बी रिसीव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिट, दिस इज ऑलवेज सिनर्जिक गेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, एंड व्हाट इज नेट बेनिफिट, दिस इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट, और जो इसकी कॉस्ट है वो इसका क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट था, डीमर्जर, डीमर्जर का पॉइंट था। डीमर्जर में आपके पास क्या था, देख ली, अभी तक हम मर्जर की बात कर रहे थे, अब डीमर्जर की बात करें। डीमर्जर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, समझ पा रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वहां पर क्या हो गई है, कम हो गई है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीमर्जर्स कर रहे हैं। या वहां पर फैमिली सेपरेशंस हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डीमर्जर कर रहे हैं। साथ में वहां पर देख लीजिए कुछ वहां पर आपके पास स्पिन ऑफ, किसका केस हो सकता है, स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ और द इक्विटी कार्व आउट, कि वहां पर कोई प्रॉफिट मेकिंग वहां पर आपका सेगमेंट है उसको हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, या कोई लॉस मेकिंग सेगमेंट है तो उसको क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं कि कौन सा हमारे लिए बिजनेस क्या कर रहा है, जो हमारे लिए सबसे वैल्यू क्रिएटिव है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक अलग एंटिटी दिखाना चाहते हैं। तो वो आपके पास क्या है, दिस इज द केस ऑफ डीमर्जर, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वहां पर मेन होल्डिंग कंपनी है उसके नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे, सेम, बस उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, बिकॉज हम नेट एसेट्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं टू द अदर एंटिटीज, ठीक है। तो हम नई वहां पर नई एंटिटी जो बना रहे हैं उसको हम नेट एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पर मेरे प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मेन होल्डिंग कंपनी है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदरवाइज देख लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर किया था, क्वेश्चन ही था बेसिकली, और वहां पर ईपीएस एमपीएस पी रेशियो ही निकालना था, ठीक है। और साथ में हमें बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना था, नेटवर्थ क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी। तो दिस इज द केस ऑफ डीमर्जर। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है आपके पास, दिस इज योर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, देख लीजिए हम एक रिवाइवल का उसको क्या दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं, एंड द फ्री फ्रॉम ऑल लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रोविजंस, देख लीजिए जो हमारी बैलेंस शीट होगी वो अब ऑल जो भी लॉसेस है उससे फ्री होगी, जो भी प्रोविजंस है उससे फ्री होगी। तो हम उनको एक नया चांस दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपकी बैलेंस शीट में बहुत सारे लॉसेज हैं और उस केस में वहां पर बिजनेस को चलाना अब इतना ईजी नहीं है। तो अब हम मैनेजमेंट को एक और चांस दे रहे हैं, वी आर गिविंग वन मोर चांस टू द मैनेजमेंट टू रिवाइव द कंपनी। और उस केस में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी लॉसेज हैं, प्रोविजंस हैं, ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ, और देख लीजिए उधर अपनी लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज योर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। मैंने इसको बैलेंस शीट से मैच कराया था, अगर आपको याद होगा। अब यहां पर क्या है, देख लीजिए वी हैव लॉसेस, और लॉसेज है तो उस केस में देख लीजिए वहां पर बिजनेस को चलाना इतना ईजी नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इन लॉसेस को क्या कर रहे हैं, एसेट साइड से क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ। साथ में यहां पर ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं तो उनको भी क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। यहां पर कुछ प्रोविजंस हैं उनको भी क्या कर रहे हैं,
राइट ऑफ कर रहे हैं, और उधर लायबिलिटी साइड क्या होगा, हम अपनी लायबिलिटीज को भी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उधर शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, उधर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, तो वो भी अपनी लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, तो वो अपनी लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो देख लीजिए बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अगर बेनिफिट ज्यादा है, और वहां पर देख लीजिए ये बेनिफिट है हमारे, दिस इज बेनिफिट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, और ये हमारे क्या है, देख लीजिए ये हमारी कॉस्ट है या लॉसेस हैं, देख लीजिए। तो बेनिफिट ज्यादा है, लॉसेस कम है, तो उस केस में जो बैलेंस बचेगा वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और अगर नहीं बचा तो बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द रीस्ट्रक्चरिंग वो हम लिख लेंगे, और साथ में उन बेनिफिट को यूज करेंगे टू राइट ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ओवरवैल्यूड एसेट्स एंड द प्रोविजन फॉर जो भी डाउटफुल डेब्ट्स है या डेटर्स है, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास हमें यहां पर एक पहले स्टेटमेंट बनानी है, एंड द स्टेटमेंट इज इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, और इंपैक्ट में क्या दिखाना है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, और बेनिफिट क्या है, रिडक्शन इन लायबिलिटी, और एक और बेनिफिट क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो वहां पर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, बेसिकली उसमें लैंड एंड बिल्डिंग ही आता है, और लैंड एंड बिल्डिंग हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो पहले 100 करोड़ का था, अब वो 500 करोड़ का है, तो हम कितने पे शो करना चाहेंगे, 500 करोड़। तो बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग का पर्पज ही क्या है, टू शो योर एसेट्स एंड लायबिलिटी एट इट्स ट्रू एंड फेयर वैल्यू, ठीक है। तो वहां पर देख लीजिए दिस इज रिडक्शन इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, दिस इज योर टोटल बेनिफिट, और इस टोटल बेनिफिट को यूटिलाइज करेंगे किसके लिए, टू राइट ऑफ, देख लीजिए यूटिलाइज टू राइट ऑफ fictitious assets, profit and loss debit balance, provision for doubtful debts and overvalued assets, और उसके बाद वो कहेगा फ्रेश बैलेंस शीट बना दो, वो तो हमें आती है, ठीक है। तो ये आपके बाद देख लीजिए दिस इज योर फुल रिवीजन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया है, उसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर फिक्स है, यहां से 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही रहा है, कंफर्म है। एक क्वेश्चन तो आप कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से, एक क्वेश्चन कम से कम सिक्योरिटी वैल्यूएशन से, और टेक्निकली बॉन्ड से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास यहां पर आएंगे इस पूरे स्लॉट से, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, और साथ में अगर मैं बॉन्ड वैल्यूएशन को भी अटैच कर लूं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास कम से कम 30+ मार्क्स का आएगा। और इस बार तो हम बात करें तो दिस इज 40 मार्क्स, पूरे 40 मार्क्स का है न्यू कोर्स में। तो ये आपके बाद देख लीजिए पूरा स्लॉट हमने कवर किया है। वी हैव सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर मैं बताऊं आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगने वाला है, अभी हमें रिवाइज करने में अबाउट 40 मिनट्स लगे हैं, 40-45, ठीक है। आपको कितना लगेगा, 20-25, मैं आपको अभी बता रहा हूं। साथ में हमने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन आधा घंटे में रिवाइज किया, तो कितना टाइम लगेगा आपको, 15 से 20 मिनट्स अगेन, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, 40-45 हो गया। और उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन को रिवाइज करने में हमें 1 घंटा लगा था, ठीक है। तो आपको कितना लगने वाला है, 30-35। तो इसका मतलब 1.5 आवर में मतलब आप बहुत आराम से तीनों चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं, देख लीजिए। और विद क्वेश्चन अगर मैं ऐड कर दूं जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट है, तो आप कम 2-2.5 घंटे और लगा लो। तो इसका मतलब 4 से 5 घंटे के बीच में आप पूरा यहाँ पर स्लॉट क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 4 to 5 आवर्स, ज़्यादा ही बता रहा हूँ, कम में ही हो जाएगा। 4 से 5 घंटे के बीच में आराम से हो जाएगा सर, ठीक है। तो हम पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो 5 घंटे यहाँ देंगे, 5 से 6 घंटे यहाँ देंगे, आप और लगा लो 5 से 6, या मैं कहूँगा कि 12 घंटे आपके किस में लगेंगे, डेरिवेटिव में प्लस फॉरेक्स में, ठीक है, एंड डे पे रिवाइज करने में। तो कितना हो गया, दिस इज अबाउट 16-17 आवर्स। और उसके बाद बचा क्या सर, उसके बाद बचा क्या आपके पास, बॉन्ड वैल्यूएशन, आपके पास क्या बचा, पोर्टफोलियो, खत्म सर, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, मैंने आपको एक वहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो 23 आवर्स की स्ट्रैटेजी दे रखी है। उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए, आप आगे के लिए अभी से देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने टाइम, जो मैंने डेट्स लगाई हैं, तो डेट्स को थोड़ा अपने हिसाब से लिख लेना बस, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल सेम बनेगा। 23 आवर्स मैंने कहा, 23 आवर्स का मैंने बताया था। आप अगर बहुत सही से करते हैं, हर सब्जेक्ट में आपके पास 20 से 25 घंटे रिवाइज करने के लिए, और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और आराम से एसएफएम की तो मेरी गारंटी आपका रिवाइज होगा। आपके पास टाइम बचेगा 1-2 घंटे का, मैं गारंटी आप उसमें अच्छे से थ्योरी एक बार कर पाओगे।